बढ़े आगे? ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो आप सभी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और आपने वसंत पंचमी मना ली है और कोई रात को मनाएगा, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रात को मनाते हैं घरों में, तो वो भी बनाना। तो आज अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ की। तो अपन ने लेप्टन का देख लिया था, बेरियन का देख लिया था और चार्ज का देख लिया था। तो जो भी अपन ने पढ़े थे वो कितने पढ़े थे, 3 नियम पढ़े थे। अब अपन नेक्स्ट, वैसे तो नियम तो अपन ने ज्यादा पढ़े बट जो इंपोर्टेंट पढ़े थे वो 3 पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लेप्टन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। कंजर्वेशन चार्ज का मीनिंग जानते हो, आवेश का संरक्षण करवाना है, जो भी पार्टिकल है उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपको लिखना है और देखना है कि सिग्मा क्यू 0 होता है या नहीं होता। फिर अपन ने पढ़ा था लेप्टन नंबर, तो पहले तो उसमें लेप्टन का कंजर्वेशन कराना है। फिर अपन को देखता है कि जो लेप्टन की फैमिली का मेंबर है वो अभिक्रिया से पहले है, तो उसका जो दूसरा मेंबर है वो राइट साइड में है या नहीं है वो देखना है। फिर अपन को देखना था बेरियन नंबर, तो जिसमें पायोन्स, कायोन्स और ईटा, जिसमें ये पार्टिकल नहीं है, ये बेरियन में नहीं आते। इसके अलावा सारे पार्टिकल बेरियन होते हैं, उनका बेरियन नंबर 1 होता है, और एंटी पार्टिकल है तो उनका बेरियन नंबर -1 होता है। आज अपन बात करने वाले हैं समबारिक प्रचक्रण संरक्षण का नियम। अब ये होता क्या है, तो इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यदि कोई भी पार्टिकल की बात करते हैं, तो अब ये है क्या, पहले तो समबारिक प्रचक्रण होता क्या है। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक तरह की क्या है, क्वांटम संख्या है। क्या है आपके पास, ये क्वांटम संख्या है। क्या है आपके पास, क्वांटम संख्या है। अब क्वांटम संख्या है तो इसको किस लिए यूज लिया गया, इसको इसलिए यूज लिया गया। अब जैसे मैं मानता हूं कि आपके पास कोई भी एक जैसे पार्टिकल है, क्या है आपके पास, एक जैसे पार्टिकल है। एक जैसे पार्टिकल का मतलब है कि एक तो प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन है। अब आप जानते हो कि इसका मास भी ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा वेरी करता है। इसका जो चार्ज है वो केवल अलग अलग होता है, बाकी इसका मास सेम होता है। यदि मैं ऐसे लेता हूँ पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस, ये भी एक तरह से आपके एक जैसे पार्टिकल है, इनका भी मास ऑलमोस्ट सेम होता है। यदि मैं लेता हूँ यहाँ पे कैस्केड के प्लस और के नॉट, इसका भी ऑलमोस्ट मास क्या होता है, सेम होता है। तो कुछ इस तरीके के पार्टिकल आते हैं जो दिखने में क्या है आपके पास, एक जैसे है। तो उन पार्टिकल को अलग करने के लिए, उन पार्टिकल को डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे एक क्वांटम नंबर विकसित किया गया, उसी का क्वांटम नंबर का नाम है अपने पास आइसोस्पिन। तो सबसे पहले तो ये क्वांटम नंबर होता क्या है, ये देखा अपन ने कि क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या होता है कि जो भी अपने पास मूल कण में जो एक जैसे पार्टिकल होते हैं, जैसे नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब कोई कह दे आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करो, तो आप किस बेस पे करोगे, तो आपके पास कुछ बेस तो होना चाहिए। तो वो बेस है यहाँ पे क्या आपका, आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन और एक आइसोस्पिन का थर्ड घटक निकालेंगे, वो भी लगभग यही टर्म बताती है, केवल क्वांटम नंबर 6 नहीं बताता है। तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो भी आपके पास एक जैसे पार्टिकल है उनको अलग अलग करने के लिए जो क्वांटम नंबर विकसित किया गया, उसी का नाम है आपका समबारिक प्रचक्रण, या फिर सम बोलते हैं अपन आइसोस्पिन। अब ये निकालना कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जो एक जैसे पार्टिकल थे उनको अलग अलग करने के लिए मैंने इस क्वांटम का नाम दे दिया, या इस क्वांटम नंबर का नाम दे दिया क्या, आइसोस्पिन। तो ये आपको याद रखना कि ये किस लिए विकसित की गई और क्यों की गई। फिर अपन देखते हैं कि हर पार्टिकल की ये नंबर अलग अलग होता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल आई से व्यक्त करता है। किससे व्यक्त करता है इसको अपन, कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। और कैपिटल आई से निकालते कैसे है, तो अपन एक एक पार्टिकल का निकालना भी सीखेंगे कि इसको कैसे निकालना है। देखो इसमें रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको निकालना आना चाहिए। अब निकालते कैसे है वो अपन बात करते हैं। तो आपको मैं पहले कह रहा हूं, इसमें रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, यदि रटोगे तो आपका नंबर बिल्कुल 0 आएगा, यदि रटना मत। तो अपन बात करते हैं किसकी, आइसोस्पिन में अपन एक एक पार्टिकल को देखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे अपन बोलते हैं 2i+1। तो अपना एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं अपन 2i+1। 2i+1 इज इक्वल टू क्या होता है, बहुगुणा। बहुगुणा का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेस पे अपन सारों की क्या निकालते हैं, आई की वैल्यू निकालते हैं। इसके बेस पे अपन क्या निकालते हैं, सारों की आई की वैल्यू निकालते हैं। अब यदि मैं बात करता हूं यदि सिंगलेट पार्टिकल, अब ये बहुगुणा का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। जैसे अपन ने पार्टिकल का नाम दिया था, एक सिंगलेट होता है, एक डबलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है। ये 3 पार्टिकल अपन ने देखे थे। तो जहां पर सिंगलेट है वहां पर यहाँ पर 1 लेंगे, जहां पर डबलेट है वहां पर 2 लेंगे, जहां पर ट्रिपलेट है वहां पर 3 लेंगे, और अपन आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो यहां से अपन देखते हैं, फर्स्ट बात करते हैं सिंगलेट पार्टिकल के लिए। किसके लिए बात करते हैं, सिंगलेट पार्टिकल के लिए। अब सिंगलेट पार्टिकल आप जानते हो कौन कौन से होते हैं। सिंगलेट पार्टिकल की यदि मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा, एक तो होता है आपके पास, कौन कौन सा नाम याद है तो बताओ मुझे। एक तो होता है आपके पास क्या, बताओ कोई बता सकता है क्या, एक तो होता है λ0, एक ओमेगा नॉट माइनस, और एक क्या होता है आपके पास ईटा।
क्या होता है आपके पास ईटा। ये आपके पास तीन तरह के सिंगलेट पार्टिकल है। तो इसका यदि मैं मुझे आई की वैल्यू निकालनी है कि इसके आई की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हो कि 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल सॉरी 2i प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी में 1। ये मल्टीप्लिसिटी में 1 कैसे आया, क्योंकि ये सिंगलेट पार्टिकल है तीनों, इसलिए यहाँ पे क्या लिया 1। अब यहाँ पे वैल्यू निकालो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बताओ मुझे। यदि 2i प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से वैल्यू निकालो तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, कर सकते हो। यदि ये 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, यदि 1 माइनस 1 होगा और i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी i की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सिंगलेट पार्टिकल है उनकी i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0। क्लियर। ऐसे ही मैं दूसरा डिफाइन करता हूँ, दूसरा करता हूँ मैं कौन सा, डबलेट पार्टिकल। अब देखो सिंगलेट तीनों पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल के लिए जो i की वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी 0। फिर अपन बात करते हैं डबलेट पार्टिकल की। किसकी बात करते हैं, डबलेट पार्टिकल की। डबलेट पार्टिकल की यदि मैं बात करता हूं, अब डबलेट पार्टिकल में कौन कौन से आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रोटॉन आता है, एक न्यूट्रॉन आता है, और कौन कौन से आते हैं आपके पास, बताओ जल्दी से। जो डबलेट पार्टिकल थे वो बता दो मुझे कमेंट करके कि कौन कौन से डबलेट पार्टिकल थे। एक के प्लस था, एक के नॉट था, एक कैस्कड़े माइनस था, एक कैस्कड़े क्या था नॉट था, और क्या था आपके पास। यदि आपके पास जो डबलेट पार्टिकल थे वो कौन कौन से थे, कैस्कड़े, किंग, और यही थे आपके पास जो मैंने लिखे कि आपके पास ये 6 पार्टिकल थे, वो क्या थे, सारे डबलेट थे। अब इसमें क्या करना है आपके पास, 2i प्लस 1 इज इक्वल टू क्या करना है 2 करना है। क्या करना है 2 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2, ये यदि उधर जाता है 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या था 2, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे जो भी आपके पास डबलेट पार्टिकल है, डबलेट पार्टिकल का जो i आएगा वो हमेशा कितना आएगा आपके पास 1/2 आएगा। ऐसे ही अपन बात करते हैं ट्रिपलेट के लिए। किसके लिए बात करते हैं, ट्रिपलेट के लिए। ट्रिपलेट पार्टिकल में क्या आएगा आपके पास 2i। अब देखो सबसे पहले तो ट्रिपलेट पार्टिकल होता कौन सा है, तो आपके पास एक तो थे पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट और सिग्मा माइनस। ये तीनों कैसे थे आपके पास, ये टोटल 6 पार्टिकल थे जो कौन से थे आपके पास ट्रिपलेट थे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2i प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मल्टीप्लिसिटी में 3, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ये कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यानी ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब यहाँ पे आपका एक और आता है जिसे बोलते हैं अपन रेजोनेंस पार्टिकल। क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस पार्टिकल, जो अपन ने टेबल में नहीं लिखे बट वो भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको आप अलग से ही लिखना क्योंकि वो एलिमेंट्री के अंदर अपन नहीं बनाते। एक होता है आपके पास कौन से, रेजोनेंस पार्टिकल, जिसे मैं बोलता हूँ डी। रेजोनेंस पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, डेल प्लस प्लस, डेल प्लस, डेल जीरो और डेल माइनस। ये 4 पार्टिकल होते हैं जो क्या होते हैं, रेजोनेंस होते हैं। अब जैसे अपने पास सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, वैसे ही ये क्या होता है अपने पास चतुर्थलेट होता है, जिसको अपन मल्टीप्लिसिटी में क्या लिखते हैं 4। तो 2i प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना होता है आपका 4, और ये i की वैल्यू कितना दे देगा, i इज इक्वल टू देखो 4 माइनस 1 3, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इन सब की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। क्लियर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है आपका जो आइसोस्पिन है वो एक क्वांटम नंबर है। किसको विकसित की, किस लिए विकसित किया गया, एक जैसे पार्टिकल होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए। बट यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि एक जैसे पार्टिकल को अलग करता है क्या, ये देखो यहाँ पे यदि मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट एक जैसे पार्टिकल माने जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू तो इसकी भी वही है और इसकी भी वही है, तो ये डिफरेंट कहाँ है, डिफरेंट तो किया ही नहीं इसने। इसका मतलब होता है डिफरेंट करना, बट डिफरेंट तो किया ही नहीं, बट डिफरेंट करेगा, बट वो यहाँ नहीं करेगा। इसके बेस पे अपन क्या निकालेंगे, इसकी i3 की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके बेस पे अपन इसकी i3 की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो i लिया है इस i का अपन z घटक या तृतीय घटक निकालेंगे। वहां से ये डिफरेंट होगा, जब पता लगेगा कि ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। तो वो अपन अभी इसके आगे वाले में देखेंगे। तो ये आपको सबको क्लियर है क्या कि सिंगलेट पार्टिकल का ऐसे निकालते हैं, डबलेट का ऐसे निकालते हैं और ट्रिपलेट का ऐसे निकालते हैं, और जो फोर्थलेट होता है उसको अपन i इक्वल टू 3/2 के अकॉर्डिंग निकालते हैं। एन और पी डबलेट कैसे है, तो जब मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, जब मैंने आपका एलिमेंट्री पार्टिकल का फ्लो चार्ट बनवाया था, वहां पे मैंने लिखा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट एक जैसे पार्टिकल माने जाते हैं, केवल इसमें चार्ज का डिफरेंट है और मास का डिफरेंट है। वैसे तो अपन क्या कहते हैं कि जो पाई प्लस
पाई प्लस पाई नॉट और पाई माइनस। अब यदि आप कहते हो कि ये चार्ज में तो डिफरेंट है, तो वैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चार्ज में अलग है, वैसे तो चार्ज तो इनका भी अलग है, बट इसको अपन ट्रिपलेट कहते हैं या नहीं कहते। तो वैसे ही उसमें क्या है, अपने पास मास तो सेम है, ऑलमोस्ट मास सेम होता है, सारी वैल्यू सेम होती है, केवल डिफरेंट क्या होता है उसमें, एक चार्ज का होता है, तो उसको अपन कहते हैं डबलेट। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबलेट है, तो ये ऐसे ये क्या आपका ट्रिपलेट है। तो वे एक पार्टिकल ऐसे लेट कैसे डिफाइन किया अपन ने कि ये सिंगलेट है, ये डबलेट है, ये ट्रिपलेट है, कि कुछ ऐसे पार्टिकल जो एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे चार्ज को छोड़ के सारी प्रॉपर्टी को एक समान शो करते हैं, वो डबलेट कहलाते हैं। ऐसे ही 3 पार्टिकल की प्रॉपर्टी एक समान होती है तो वो ट्रिपलेट कहलाते हैं, 4 पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी एक समान होती है तो वो फोर्टलेट कहलाते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आपको ये करना है। तो इस टाइप से ये सबको क्लियर हो गया कि इसमें किस तरीके से निकालना है। तो पहले तो अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर अपन इसकी कुछ रिएक्शन भी लिखेंगे, तो सबको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से निकालना है। तो ये आपके पास सिंगलेट हो गया। ध्यान रखना हमेशा सिंगलेट के लिए क्या आएगा, आई 0 आएगा, डबलेट के लिए आई क्या आएगा, 1/2 आएगा, और ट्रिपलेट के लिए आई क्या आएगा, 1 आएगा, और फोर्थलेट के लिए रेजोनेंस के लिए क्या आएगा आपके पास, 3/2 आएगा। ये रेजोनेंस पार्टिकल आपने फ्लो चार्ट में अपन ने नहीं बनाए थे, क्योंकि ये पार्टिकल अलग से गिने जाते हैं, तो इनको आप ब्रैकेट करके अलग लिखना। क्लियर? नहीं, रेजोनेंस पार्टिकल की यदि बात करें तो ना तो ये लेप्टॉन में गिने जाते हैं, ना बेरियन में गिने जाते हैं, ये अपन को नहीं गिने जाते। ये बिल्कुल अलग से ही पार्टिकल है। जैसे अपन एलिमेंट्री पार्टिकल का एक टॉपिक डिफाइन करेंगे, वहां पे क्वार्क कि जो भी पार्टिकल है वो क्वार्क से मिलकर बना है, तो इसी में जो पार्टिकल होता है उसमें रेजोनेंस पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। ऐसे एग्जाम में पूछने की संभावना आपके तो बहुत कम रहती है, बट रेजोनेंस पार्टिकल भी हाई लेवल पे पूछे जाते हैं। तो पहले लिखिए, इसमें पहले अपन इसके बारे में थ्योरी लिख लेते हैं। तो लिखिए, टॉपिक लगाइए समबारिक प्रचरण संरक्षण का नियम, और इसमें लिखिए यह एक भौतिकीय राशि न होकर, यह एक भौतिकीय राशि न होकर, यह एक भौतिकीय राशि न होकर एक क्वांटम संख्या है। यह एक भौतिकीय राशि न होकर एक क्वांटम संख्या है। यह एक भौतिकीय राशि न होकर एक क्वांटम संख्या है। कुछ एक समान कण को अलग अलग करने के लिए, कुछ एक समान कण को अलग अलग करने के लिए, कुछ एक समान कण को अलग अलग करने के लिए एक क्वांटम संख्या विकसित की गई। कुछ एक समान कण को अलग अलग करने के लिए एक क्वांटम संख्या विकसित की गई, जिसे समभारिक प्रचक्रण संख्या कहते हैं। जिसे समभारिक प्रचक्रण संख्या कहते हैं। यह एक भौतिकीय राशि न होकर एक क्वांटम संख्या है। कुछ एक समान कण को अलग अलग करने के लिए एक क्वांटम संख्या विकसित की गई, जिसे समभारिक प्रचक्रण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। उदाहरण करके लिख लो, जैसे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जैसे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक जैसे कण होते हैं। जैसे कि नाभिक के अंदर एक जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण होते हैं, उनको अपन कैपिटल आई के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। उनको अपन कैपिटल आई के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। उनको अपन कैपिटल आई के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। फिर नई लाइन से लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए, इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए, इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए
प्रचक्रण क्वांटम संख्या एक संरक्षित राशि होती है। इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या एक संरक्षित राशि होती है। अर्थात मूल कणों की अभिक्रिया में अर्थात मूल कणों की अभिक्रिया में अर्थात मूल कणों की अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात मूल कणों की अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात आइसोस्पिन क्वांटम संख्या समान रहती है। आइसोस्पिन क्वांटम संख्या समान रहती है। अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें लिखना है, यहाँ पे एक लाइन लिखना, ये लिखो, उसके बाद ये लाइन लिखना कि सिंगलेट पार्टिकल के लिए आई का मान 0 होता है, डबलेट पार्टिकल के लिए आई का मान 1/2 होता है, ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए आई का मान 1 होता है और फोर्थलेट पार्टिकल के लिए आई का मान क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरीके से सबके नीचे एक एक लाइन लिखना, तो इसको नोट कीजिए। फिर अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रेखा ने क्वेश्चन पूछा है, रेजोनेंस पार्टिकल लेप्टॉन, बेरियन या मेसॉन इनमें से कौन सा है? लेप्टॉन, बेरियन और मेसॉन। देखो, जो रेजोनेंस पार्टिकल है वो वैसे मेसॉन में तो आता नहीं है, वो आता है, वो ऑलमोस्ट किस में आता है, आपका हेड्रॉन में माना जाता है। और आप जानते हो कि हेड्रॉन को अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। लिख दिया होगा। करें एग्जांपल सॉल्व। देखो आपके सामने 5 एग्जांपल लिखे हुए हैं, 5 टाइप की रिएक्शन लिखी हुई है।
तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए सिंगलेट पार्टिकल के लिए आई 0 होता है, डबलेट के लिए 1/2 होता है, ट्रिपलेट के लिए 1 होता है और फोर्थलेट के लिए 3/2 होता है। क्लियर? 4 वैल्यू आपको याद है तो उसके बेस पे सारे पार्टिकल हो जाएंगे। आप जानते हो डेल प्लस क्या है, आपका एक रेजोनेंस पार्टिकल है। रेजोनेंस पार्टिकल के लिए क्या आता है हमेशा यहाँ पे 3/2 आएगा। क्या आएगा? 3/2। तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। ये क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन सा है? डबलेट पार्टिकल है और डबलेट पार्टिकल के लिए हमेशा कितना आता है? 1/2। ये क्या है आपका? पाई नॉट। पाई नॉट क्या होता है? ट्रिपलेट पार्टिकल होता है। ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए आई क्या आता है? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो देखो 3/2 ये दोनों ऐड होंगे तो 3/2, इसका मतलब कंजर्वेशन है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? जो आपका आइसोस्पिन है यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या इसमें 0 है, तो ये रिएक्शन में अलाउ है, यानी इसमें आइसोस्पिन का कंजर्वेशन हो रहा है। सेकंड देखते हैं पाई नॉट कौन सा? ट्रिपलेट पार्टिकल। ट्रिपलेट पार्टिकल होता है तो आई इज इक्वल टू 1 1। फोटोन। अब फोटोन क्या है आपके पास? फोटोन है वो क्या होता है मैंने बताया था, उसका मास भी नहीं होता, चार्ज भी नहीं होता, इसलिए इसमें भी क्या होता है? ये पार्टिकल 0 ही बताता है। तो इसकी आइसोस्पिन कोई नहीं होती, तो ये क्या होता है? 0। क्योंकि फोटोन है उसको अपन गैस बोजोन में मानते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल में नहीं मानते एक तरह से। कैस्कड़े। कैस्कड़े का क्या होता है? ई नॉट डबलेट पार्टिकल है, कितना? 1/2। ये क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है आपके पास? सिंगलेट पार्टिकल है। सिंगलेट पार्टिकल का 0 और ये 0, तो क्या ये वाला कंजर्वेशन है? क्या ये वाला भी नहीं है? ये वाला भी नहीं है, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा आई यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? देखो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, तो ये कंजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे सिग्मा आई कितना आ रहा है आपका? -1/2 आ रहा है, तो ये भी कंजर्व नहीं है। क्लियर? फिर अपन देखते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, ये वाली रिएक्शन देखो। प्रोटॉन का क्या है? डबलेट पार्टिकल है। डबलेट पार्टिकल का आई कितना होता है आपके पास? 1/2। इसका भी 1/2। सिंगलेट पार्टिकल कौन सा? लेमडा नॉट। सिंगलेट का आपका होता है 0। डबलेट पार्टिकल का वापस 1/2। डबलेट पार्टिकल का 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई प्लस ट्रिपलेट है तो 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 1/2 1/2 तो 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे 1/2 1/2 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी सिग्मा आई यहाँ पे भी कंजर्व नहीं है। क्यों? यहाँ पे कितना है? ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो जब आप 2 को इधर लाओगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस का 2, यानी ये क्या आ जाएगा? एक तरह से -1 आएगा। तो ये भी यहाँ पे आपका क्या कंजर्व नहीं है। नीचे वाली रिएक्शन देखो, डेल प्लस है। डेल प्लस क्या बताता अपना? 3/2। 3/2 ये क्या बताएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? डबलेट पार्टिकल है तो कितना? 1/2। और 5 प्लस क्या है? ट्रिपलेट पार्टिकल है तो 1, यानी ये क्या आपका कंजर्व है। जब ये कंजर्व है तो मैं, अच्छा ये रिएक्शन तो मैंने ऊपर वाली लिख दी वापस, तो इस रिएक्शन को तो हटा दो, क्योंकि ये रिएक्शन और रिएक्शन तो क्या है? सेम है। तो अपने पास देखो अपन ने जो 4 रिएक्शन लिखी उसमें केवल कितनों का कंजर्वेशन हो रहा है? यहाँ पे केवल और केवल एक रिएक्शन में कंजर्वेशन हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से कंजर्व कराना है। और ये कंजर्व कब करा पाओगे? जब आपको पता होगा सिंगलेट पार्टिकल का आई 0, क्या सिंगलेट पार्टिकल का आई 0, डबलेट पार्टिकल का 1/2, ट्रिपलेट पार्टिकल का 1। और यदि ये याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है क्या? फॉर्मूला कि 2i + 1 = मल्टीप्लिसिटी। इस फॉर्मूले से आप आई की वैल्यू किसी भी पार्टिकल की निकाल सकते हो। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है। तो हमेशा सिंगलेट में 3 पार्टिकल आते हैं, ईटा, ओमेगा और लैम्बडा। डबलेट में 6 पार्टिकल आते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कायॉन्स 2 और कैस्केडे के 2। ट्रिपलेट पार्टिकल में भी 6 पार्टिकल आते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस। और जो रेजोनेंस पार्टिकल है उसमें भी कितने आते हैं आपके पास? टोटल 4 पार्टिकल आते हैं, डेल प्लस प्लस, डेल प्लस, डेल नॉट और डेल माइनस। इस तरीके से ये सारे पार्टिकल आते हैं, तो इन रिएक्शन को नोट कीजिए। अब इसके जो आगे आ रहा है वो एक और इंपॉर्टेंट नियम आ रहा है, समबारिक प्रचक्रण के बेरियन से भी ज्ञात कर सकते हैं क्या? बेरियन से क्या ज्ञात करोगे? आपको तो आई निकालना है, तो आई बेरियन से कैसे निकालोगे? आई बेरियन से आप नहीं निकाल सकते। बेरियन में तो केवल बेरियन कंजर्वेशन का पूछा जाए तो ही आपको निकालना है, यदि नहीं पूछा जाए तो नहीं निकालना है। अपन को यहाँ पे आई निकालने की बात करें तो यहाँ पे केवल आई देखना है कि अपन आई के बेस पे बता रहे हैं कि रिएक्शन पॉसिबल हो रही है या नहीं हो रही। फिर अपन क्या करेंगे, जो इसके क्वेश्चन है वो अभी सारे नियम एक बार पूरे हो जाने दो, फिर अपन सबको मिक्स करेंगे। नेक्स्ट नियम है इसका जो 8वां नंबर का नियम है, समबारिक प्रचक्रण के घटक संरक्षण नियम। इसका मतलब क्या आपके पास? कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3। कंजर्वेशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3। तो अपने पास जो नया नियम है वो क्या आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3, यानी इसका जो I3 घटक है वो क्या होता है वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये सबको समझ में आ गया क्या, क्योंकि यदि I समझ में नहीं आया तो I3 आपका नहीं निकलेगा। क्लियर? क्योंकि अब मैंने बोला था कि जो एक जैसे पार्टिकल है उनको अलग करने के लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं, I3। तो I3 में क्या आता है कि जो भी आपके पास आइसोस्पिन थी उसी आइसोस्पिन का Z घटक या फिर लेते हैं अपन I3 घटक। जैसे अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था कि एक क्वांटाइज होता है, आपने एल और एम एल की वैल्यू निकाली थी, वहां पे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ जेड घटक के रेस्पेक्ट में इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाए थे कि ये वाला डायग्राम लिया था और इसके लिए एल की वैल्यू कितनी आती है, तो इस टाइप से मैंने कुछ वैल्यू बताई थी यहाँ पे। तो इसी टाइप से ये भी कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट है कि इसमें जो आई की वैल्यू होती है वो जेड घटक में होती है, जैसे अपना ये जेड घटक में था उस टाइप से। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालें। तो जो जेड घटक की वैल्यू है ये भी आपको निकालनी आनी चाहिए। तो क्लियर, ये तो मैं हटा दूं। तो देखो एक एक की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू निकाले कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो वैल्यू, हर किसी वैल्यू निकालने का मेथड है वो आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम में वैल्यू भूल जाओ, तो आपको कंफर्मेशन के लिए निकालनी आनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं I3 की वैल्यू कैसे डिफाइन करती है। I3 की वैल्यू डिफाइन करती है -I से लेकर I3 से लेकर I तक, यानी जो I की वैल्यू है वो माइनस से लेकर प्लस के बीच उसकी जितनी भी वैल्यू आ रही है उन सब से अपन क्या डिफाइन करेंगे, I3 डिफाइन करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यदि मैं सिंगलेट पार्टिकल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फर्स्ट बात करता हूँ सिंगलेट पार्टिकल की। अब सिंगलेट पार्टिकल की देखते हो तो यहाँ पे जो I3 की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिंगलेट पार्टिकल क्या होता है, -I से I, -I से I, और अपन जानते हैं कि जो -I की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -0 से लेकर I3 क्या होगा आपका, 0 ही होगा, क्योंकि I की वैल्यू सिंगलेट पार्टिकल के लिए कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी सिंगलेट पार्टिकल है उसकी हमेशा I3 की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 0 होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो सिंगलेट पार्टिकल है उसका I3 की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। अब सिंगलेट में आपके पास कौन कौन से पार्टिकल है, सिंगलेट में मैं कह सकता हूँ कि आपके पास कौन कौन से पार्टिकल है वो अभी मैं एक साथ बाद में लिख लूंगा, तीनों। फिर क्या आपके पास कोई डबलेट पार्टिकल की बात करते हैं, कौन से पार्टिकल, डबलेट पार्टिकल। और डबलेट पार्टिकल में क्या होता है आपके पास, -I से +I। अब -I से +I की बात करते हैं तो ये क्या होगा, डबलेट पार्टिकल में बात करेंगे पर -I से +I की। तो डबलेट पार्टिकल के लिए आप जानते हो कि I क्या होता है आपका, -1/2 होता है। I कितना होता है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 से I3 की वैल्यू कहां तक डिपेंड करेगी, अपने पास 1/2 तक। यानी मैं कह सकता हूँ कि I3 की आपके पास दो वैल्यू है, एक तो -1/2 है और एक क्या है आपके पास 1/2 है। क्लियर? थर्ड में बात करता हूं किसके लिए, ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए। किसके लिए, ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए। और उसमें आप जानते हो कि ट्रिपलेट पार्टिकल की जो आई की वैल्यू वो कैसे आएगी आपके पास, माइनस ट्रिपल प्लेट के लिए आई कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 से लेकर I3 +1। अब -1 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, तो वो वैल्यू आ रही है आपके पास I3 की हो जाएगी -1, 0 और +1। यानी I3 की ट्रिपलेट के लिए ये तीन तरह की वैल्यू होगी। डबलेट पार्टिकल के लिए ये कुछ इस टाइप की वैल्यू होगी और सिंगलेट पार्टिकल के लिए कुछ इस टाइप की होगी। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ इसमें अपन क्या कर सकते हैं। एक बार ये देखो अच्छे से समझो इसको, क्योंकि ये बाद में समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट क्या किया अपने, सिंगलेट पार्टिकल की वैल्यू निकाली। जो I3 की वैल्यू क्या है अपने पास, I की वैल्यू जब 0 है तो I3 की वैल्यू भी क्या होगी 0, क्योंकि -0 से +0 में कोई नंबर नहीं आता, इसलिए I3 भी क्या होगा आपका 0। डबलेट पार्टिकल की मैं बात करता हूं तो I3 क्या है आपके पास, तो डबलेट पार्टिकल में यदि मैं बात करूं तो I3 को लिखा है मैंने -1/2 और 1/2। ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए क्या है, I3 =-1 0 1। अब मैं हर पार्टिकल को यहाँ पे अलग अलग लिखूंगा, और हर पार्टिकल को कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ हर पार्टिकल के अलग अलग की, यदि मैं बात करता हूँ कौन सी, हर पार्टिकल के अलग अलग थी, वो कैसे लिखूं, तो यहाँ पे अपने पास एक कंसेप्ट आता है। वो कंसेप्ट क्या आता है यहाँ पे, यदि मैं बात करता हूँ जैसे मुझे लिखना है कोई भी सिंगलेट पार्टिकल की बात करता हूँ, कौन से पार्टिकल की बात करता हूँ, सिंगलेट पार्टिकल की। अब सिंगलेट पार्टिकल में पहले मैं I लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, मैं I3 लिखूंगा, कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि आप I और I3 की वैल्यू मुझे दोनों एक साथ याद होनी चाहिए। तो सिंगलेट पार्टिकल के लिए बात करते हैं।
सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके लिए, सिंगलेट पार्टिकल होता है ईटा, आपका जो सिंगलेट पार्टिकल है वो क्या है आपका ईटा। ईटा के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0, और आप जानते हो जब आई की वैल्यू 0 है तो आई थ्री भी कितना होगा 0। क्लियर। दूसरा मैं बात करूं यहाँ पे लेमडा नॉट, और लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी होती है 0 और 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो आई थ्री की भी 0। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी ओमेगा नॉट माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 और 0। क्लियर। तो एक टाइप से ये वाला कंसेप्ट तो एक तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा किसके लिए, सिंगलेट के लिए। ये आपका था कोई सिंगलेट पार्टिकल जिसमें आई और आई थ्री मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पे शो कर ली। अभी रेजोनेंस नहीं लेंगे क्योंकि रेजोनेंस अपना यहाँ पे यूज नहीं होता, वहां पे यूज हो रहा था इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे अभी रेजोनेंस आगे जाके आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, डबलेट के लिए। क्या आता है आपके पास डबलेट के लिए, तो डबलेट के लिए पार्टिकल क्या होते हैं, एक बार रेजोनेंस को रखो वो भी बताऊंगा मैं, साइड में शब्द रखो थोड़ा। ये क्या है डबलेट, डबलेट पार्टिकल में क्या आ जाएगा आपके पास, आई और आई थ्री लिखना है तो डबलेट में सबसे पहले क्या आता है आपके पास प्रोटॉन। तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास प्रोटॉन, तो फर्स्ट पार्टिकल ले लिया मैंने प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए जो आई होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन के लिए जो आई होता है वो जानते हो कितना होता है, डबलेट पार्टिकल था तो 1/2, 1/2। और जो आई थ्री लो, अब आई थ्री की आपके पास दो वैल्यू है, आई थ्री की कितनी वैल्यू है आपके पास, दो वैल्यू है, एक तो -1/2 है, एक 1/2 है। अब यहाँ पे मैं कैसे डिसाइड करूं कि इस प्रोटॉन का आई थ्री ये होगा या ये होगा, अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि इसका आई थ्री ये होगा या ये होगा। आपके पास आई थ्री की दो वैल्यू है, आई की वैल्यू मैंने प्रोटॉन के लिए लिख दी कि 1/2 होती है डबलेट पार्टिकल के अकॉर्डिंग, बट आई थ्री की वैल्यू ये होगी या ये होगी, ये कैसे डिसाइड करें। तो देखो वैसे तो अपन को देखना इसका चार्ज, कि इसका चार्ज क्या है, यदि इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऑलमोस्ट पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जब इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। दूसरा क्या रहता है न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। अब जानते हो कि डबलेट पार्टिकल के लिए आई तो 1/2 हो गया, डबलेट पार्टिकल के लिए क्या, आई तो 1/2 हो गया। यदि मैं आई थ्री की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अब देखो इसके मैं चार्ज की बात करूं तो इसपे तो चार्ज 0 होता है, तो 0 के लिए मैं क्या लूं, तो बट आपके लिए तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है। जब एक पार्टिकल के लिए आपने 1/2 डिसाइड कर ली तो दूसरे पार्टिकल के लिए क्या होगी आपके पास -1/2। क्लियर। एक तो ये कंसेप्ट से आपको याद रखना है, एक कंसेप्ट और है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। थर्ड क्या आएगा आपके पास के प्लस, थर्ड क्या आएगा आपके पास के प्लस, के प्लस के लिए भी अब आप वैल्यू जानते हो क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। ऐसे ही के क्या होता है आपके पास, के प्लस के साथ क्या हो जाएगा के नॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 और 1/2। क्लियर। अब ये के नॉट के साथ क्या आ जाएगा -1/2। और क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फोर्थ चार तो ये हो गए, पांचवा कौन सा हो जाएगा आपके पास बताओ ये जल्दी से, कैस्केड माइनस, कैस्केड माइनस और कैस्केड जीरो, इन दोनों का आप निकाल के बताओ क्या क्या वैल्यू होगी आपके अकॉर्डिंग, इस कैस्केड की क्या क्या वैल्यू होगी बताइए जल्दी से। कैस्केडे की वैल्यू क्या क्या होगी, अब देखो कैस्केडे की वैल्यू कैसे डिसाइड करें, आई की तो वैल्यू फिक्स है डबलेट के लिए, बट यहाँ पे आई थ्री की वैल्यू कैसे, क्योंकि ये क्या है माइनस में, जब माइनस में इसको दे दो तो ये माइनस इसको दे दो, जब इसके पास माइनस है तो माइनस वाली उसको दो, और यदि प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू उसको दो, बाकी जो बचे वो दूसरे के लिए होगी। ये क्या आपका ई नॉट है तो ई नॉट के लिए क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। क्लियर। तो ये आपके पास किसके लिए था, डबलेट के लिए था। अब आप एक कंसेप्ट और देखो, यदि मुझे आई थ्री की वैल्यू ये इस कंसेप्ट से नहीं निकालनी है, दूसरा कंसेप्ट आता है बताता हूं मैं आपको, आई थ्री इज इक्वल टू क्यू माइनस का एवरेज क्यू, एक ये कंसेप्ट है। क्या है आपके पास, एक ये कंसेप्ट है। देखो इजीली तो निकालने का तरीका यही है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है। अब उसमें कैलकुलेशन कैसे है, ये क्या आपके पास आई थ्री है, मान लो कि मुझे क्या निकालना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आई थ्री की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आई थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले मैं प्रोटॉन के लिए निकालता हूँ, किसके लिए निकालता हूँ, प्रोटॉन के लिए। यदि मैं आई थ्री की वैल्यू निकालू तो वो क्या आएगी, देखो यहाँ पे आई थ्री क्या हो जाएगा, आई थ्री, अब ये Q है तो Q किसका होगा, Q यहाँ पे कौन से पार्टिकल की निकालनी है उसका होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा +1, प्रोटॉन का हो जाएगा आपके पास +1। क्लियर। बीच का माइनस तो बीच का माइनस मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, ये अब इस प्लस को हटा देता हूं नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे Q एवरेज है, अब ये Q एवरेज किसका ले, कोई मुझे बता सकता है कि ये Q एवरेज अपन किसका ले, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो Q एवरेज है वो किसका ले, बताइए जल्दी से।
पी का ले, पी का ले, तो पी का तो क्यू एवरेज कैसे निकालोगे आप, क्योंकि ये तो एवरेज तो किसका निकलता है, जब अपने पास दो या दो से अधिक पार्टिकल है उसका एवरेज तो निकलेगा। अपने पास तो ओनली प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का एवरेज कैसे लोगे, वो तो वो का वही आएगा 1, और 1 के अकॉर्डिंग तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, कितनी आ जानी चाहिए 0, बट यहाँ पे 0 नहीं, आपकी कितनी आ रही है, देखो 1/2 आ रही है। तो उसके लिए क्या करें फिर, क्या करें, बोलो क्या करें। तो देखो यहाँ पे अपना कंसेप्ट है कि इसमें जो एवरेज लेना है, ये एवरेज किसका लेना है आपको, इस क्यू के आपके पास जो जैसे डबलेट पार्टिकल है, तो डबलेट पार्टिकल का एवरेज लेना है। तो डबलेट पार्टिकल का जब आप एवरेज लोगे तो भी यहाँ पे ये मैच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ऐसे पार्टिकल है जो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेंगे, क्या नहीं होंगे, इस फॉर्मूले से नहीं निकलेंगे। तो अब इसके लिए क्या करें, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए तो आपको यही कंसेप्ट काम में लेना होगा। अब बाकी जितने भी पार्टिकल है वो सारे इससे निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे, देखो यदि मैं बात करता हूँ ट्रिपलेट पार्टिकल की, किसकी बात करता हूँ, ट्रिपलेट पार्टिकल की, तो मैं एक बार ट्रिपलेट पार्टिकल भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आपको वो कंसेप्ट बताता हूँ। ट्रिपलेट पार्टिकल में क्या होता है, आपके पास कौन कौन सा होता है, पाई प्लस, देखो यहाँ पे आप जानते हो कि ट्रिपलेट पार्टिकल में एक तो लेता हूं मैं, फर्स्ट लेता हूँ पाई प्लस, सेकंड लेता हूँ पाई नॉट, थर्ड लेता हूँ पाई माइनस, ऐसे ही मैं फोर्थ पार्टिकल लेता हूँ सिग्मा प्लस, 5 लेता हूँ मैं सिग्मा नॉट, 6 लेता हूँ मैं सिग्मा माइनस। अब इसमें क्या होगा, आई और i3 की वैल्यू, आई की वैल्यू तो पता है कि ट्रिपलेट पार्टिकल है, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 होनी है सभी की, तो आई की वैल्यू मैंने लिख दी सभी की 1, आई की वैल्यू मैंने सभी की लिख दी 1। अब i3 की वैल्यू आप बताओगे मुझे कि कैसे लिखूं, i3 की वैल्यू कैसे लिखोगे, i3 की वैल्यू क्या लिखा है आपने, सर ई कैस्केड में -1/2 क्यों नहीं लिए, ई कैस्केड में माइनस में 1/2 इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपके पास क्या है, कैस्केड क्या है आपके पास, माइनस पहले से है। जब कैस्केड माइनस पहले से है तो यहाँ पे जो माइनस पहले से है तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू इसको दे दो, जो बाकी बची हुई है वो दूसरे की होगी, क्लियर। ऐसे ही आपका k प्लस है तो k प्लस के लिए मैंने प्लस वाली वैल्यू इसको दे दी, तो जो बची हुई है वो माइनस की होगी। इस तरीके से वैल्यू डिसाइड करनी है। अब देखो यहाँ पे पाई प्लस है तो पाई प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, i3 के लिए यदि मैं बात करूं, ये क्या है आपका प्लस है, देखो i3 के लिए आपके पास तीन वैल्यू है, -1 और 0 1, क्या है आपके पास -1 0 और 1, तीन वैल्यू डिसाइड हो गई है। अब यहाँ पे देखो पाई के ऊपर क्या है, प्लस है, तो प्लस वाली वैल्यू तो इसको दे दो, तो प्लस वाली वैल्यू चलो इसको दे दी मैंने, तो ये हो गया इसका i3। फिर क्या है आपके पास पाई नॉट, तो पाई नॉट है तो देखो नॉट वाले के लिए भी यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है, तो ये भी वैल्यू किसको दे दो, आप इसको दे दो। फिर क्या बचा पाई माइनस, तो पाई माइनस के लिए भी वैल्यू अवेलेबल है, तो वो क्या आ जाएगी, यानी तीनों वैल्यू आ गई आपके पास। सेम टू सेम इसमें होगा, सिग्मा प्लस के लिए 1 आ जाएगी, सिग्मा नॉट के लिए क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और सिग्मा माइनस के लिए क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, क्लियर। अब देखो, अब इस कंसेप्ट का, जैसे मैंने ये वाले पार्टिकल निकाले, अब मैंने ये वाले क्या किए पार्टिकल निकाले, इस पार्टिकल का मैं इससे i3 निकालता हूँ, किस फॉर्मूले से, i = -i3 से। देखो तो इस यदि i = q माइनस का एवरेज निकालो q बार, क्या निकालू मैं, q माइनस का क्या निकालू, q बार एवरेज निकालो, तो इससे अपन कैसे निकालेंगे वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले पायंस के लिए, किसके लिए बात करता हूँ, पायंस के लिए। पायंस के लिए क्या होगा आपके पास, यदि मैं पाई प्लस के लिए बात करता हूँ, पाई प्लस के लिए, यदि पाई प्लस के लिए देखता हूं तो आई क्या आ जाएगा आपके पास, देखो पाइप के ऊपर चार्ज कौन सा है, +1, तो ये तो क्या आ जाएगा एक तरह से +1। फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ पे देखो क्यू एवरेज है, और आप जानते हो कि पायंस क्या होता है, ट्रिपलेट पार्टिकल होता है, और ट्रिपलेट के यदि तीनों पार्टिकल है, पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस, यदि मैं उसका एवरेज निकालूंगा, एवरेज का मतलब क्या निकालना है, एवरेज का मतलब क्या होता है आपके पास, बताइए एवरेज का मतलब, एवरेज का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पार्टिकल होने चाहिए, तो उसका अपन को क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। अब इसमें भी अपन ने देखो, यहाँ पे यदि मैं ऐसे करता कि ये प्रोटॉन था आपके पास, इसका मैंने ले लिया 1, और ये क्या ले लिया मैंने क्यू एवरेज। अब क्यू एवरेज में किसका ले सकता हूँ, यहाँ पे ओनली एक पार्टिकल आ रहा है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 0/2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरह से 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, बट ये वैल्यू कैसे आनी चाहिए आपके पास, मोड में। तो ये जो फॉर्मूला है वो सभी के लिए तो डिफाइन नहीं होगा, बट किसी किसी फॉर्मूले के लिए या किसी किसी पार्टिकल के लिए डिफाइन होगा। इसलिए मैंने कौन सा कंसेप्ट बताया है, ये वाला कंसेप्ट है, जो पहले कंसेप्ट बताया वो यूज लेना आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है। अब यदि मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या आता है 1 + 0 और -1, ये वाली वैल्यू आती है, और ये से ये कट के क्या दे देगा अपन को 0, तो एक तरह से ये क्या आ जाएगा आपका, एक तरह से 0। तो i3 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास,
I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। क्लियर। अब एवरेज में आप ऐसे मत कर लेना कि यहाँ पे 3 पार्टिकल है तो 3 का डिवाइड लगा दो, ऐसा नहीं। एवरेज निकालना है बट वहां पे वो डिवाइड मत कर देना नीचे, वो ध्यान रखना। इसीलिए ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है, तो इसको आप कम से कम यूज लेना। फिर क्या, मैं यदि निकालता हूँ किसके लिए, ये किसके लिए आया पाई प्लस के लिए, तो अब मैं निकालता हूँ पाई माइनस के लिए। तो पाई माइनस के लिए ये कितना हो जाएगा -1। एवरेज चार्ज कितना हो जाएगा 0, तो इसके लिए भी जो I3 आएगा वो कितना आएगा आपका -1 आएगा। क्लियर। यदि मैं पाई नॉट के लिए निकालता हूँ, पाई नॉट के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा पाई नॉट के लिए, Q की वैल्यू कितनी 0 और माइनस का 0, तो ये भी क्या देगा आपका I3 = 0। क्लियर। तो इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी I3 की भी। अब यदि मैं प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ से निकालता तो देखो यहाँ पे क्या आती, ये 1 ले लिया, Q की जगह 1 ले लिया। अब यहाँ पे यदि मैं ये अपॉन में 2 वाला कंसेप्ट नहीं रखता तो यहाँ पे क्या आ जाता 1 + 1, तो ये 1 - 1 देता। तो इसलिए अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू इससे फाइंड नहीं हो रही, तो वो केवल किससे होगी, केवल और केवल इससे होगी। तो ये वाला तो एक जस्ट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, बट जो ज्यादातर याद रखना है वो इसमें यही याद रखना है। तो एक बार वापस जो मैं कहने जा रहा हूँ वो समझ लो कि क्या क्या याद रखना है। क्लियर। एक बार मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखो, क्योंकि ज्यादा डीप में जाओगे तो कंफ्यूजन होगा। देखो सबसे पहले तो अपन को समझना वापस, सबसे पहले वो अपन को देखना है कंजर्वेशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 की जेड घटक में इसका I3 कैसे निकालें। तो फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट मैंने बताया कि इसकी वैल्यू अपन कैसे डिसाइड करेंगे, कि जो भी I की वैल्यू थी -I से लेकर +I के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है लाइन से, वो सारी वैल्यू ले लो। अब जैसे मैंने किया कि I की वैल्यू और -I से लेकर +I तक, इसके बीच में जो भी वैल्यू है वो सभी I3 की वैल्यू होगी। पॉसिबल। फर्स्ट कंडीशन, सिंगलेट पार्टिकल, आप जानते हो सिंगलेट पार्टिकल के लिए आई कितना होता है, 0 होता है। और जब सिंगलेट पार्टिकल के लिए आई 0 होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये -0 से +0 आएगा, और -0 से +0 के बीच वैल्यू क्या आती है 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। ऐसे ही आपके पास डबलेट पार्टिकल है। अब ध्यान रखना इसमें कि जो सिंगलेट पार्टिकल है तो वो केवल एक वैल्यू देगा, डबलेट पार्टिकल है तो वो केवल 2 वैल्यू देगा, और जो ट्रिपलेट पार्टिकल है तो केवल 3 वैल्यू देगा, और फोर्थलेट पार्टिकल है तो केवल 4 वैल्यू देगा। अब यहाँ पे क्या आएगा ट्रिपलेट पार्टिकल, और ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, यदि -I की वैल्यू तो आपको पता है कि -1 से क्या होगी +1, और -1 से +1 चलता हो तो 3 वैल्यू के लिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1 0 1। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, सिंगलेट पार्टिकल के लिए, ये वाले पार्टिकल के लिए देखो ईटा, ईटा क्या होता है आपके पास एक तरह से, अब इस पे चार्ज क्या है आपका, जब कुछ नहीं है मतलब +1 है, तो इसका चार्ज के बेस पे नहीं देख सकते क्योंकि इसकी तो वैल्यू क्या है 0 ही है। तो सिंगलेट पार्टिकल में तो सभी I3 कितने होंगे 0, तो I भी 0 और I3 भी 0, इसमें तो कुछ देखने का काम है नहीं। डबलेट पार्टिकल के लिए आपके पास 2 वैल्यू आ रही है, एक -1/2, एक +1/2। अब ये डिसाइड ऐसे करना है कि जो यदि किसी पार्टिकल के ऊपर प्लस लग रहा है तो प्लस वाली वैल्यू उसको दे दो, और उसका जो साथी है उसे नेगेटिव वाली वैल्यू दे दो। कैसे, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, देखो प्रोटॉन, ये सारे मैंने पार्टिकल लिख दिए, और सारे पार्टिकल के लिए जो I की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, समान रहती है, यानी सारों की वैल्यू क्या रहती है 1/2। तो मैंने I की वैल्यू तो सभी में 1/2 रख दी। फिर I3 की वैल्यू डिसाइड करनी है, तो I3 की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है, अब प्रोटॉन क्या दे रहा है, प्रोटॉन प्लस दे रहा है, पी के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लस वाली वैल्यू तो इसे दे दो, बाकी जो इसका साथीदार है उसे नेगेटिव वाली वैल्यू दे दो, क्योंकि अपने पास 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। जब एक वैल्यू वो हक से ले गया तो दूसरी वैल्यू बची, वो तो जबरदस्ती अपन को देनी है। तो फिर क्या किया इसने कि जो प्रोटॉन था इसमें जब प्लस था तो प्लस वाली वैल्यू तो इसने ले ली, तो अपने पास क्या बचा -1/2, तो न्यूट्रॉन के साथ क्या आ गया -1/2। क्लियर। ऐसे ही अपने पास क्या आता है कायोन्स, K+ और K0 दो तरह के पार्टिकल होते हैं। फर्स्ट में आ गया आपका K+, अब ये भी कह रहा है कि भाई प्लस वाली वैल्यू तो मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर प्लस लग रहा है, क्योंकि मेरा हक है कि मैं प्लस वाली वैल्यू लूंगा। तो इसने भी हक से क्या लिया, प्लस वाली वैल्यू इसने ले ली, तो दूसरा बचा कौन, नेगेटिव वाला। तो इसने क्या किया फिर, भाई दूसरे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके पास जो वैल्यू बची है वही लेनी पड़ेगी जबरदस्ती, तो उसने क्या ले लिया भाई -1/2 ले लिया। फिर क्या है कैस्कड़े माइनस, तो कैस्कड़े के ऊपर क्या लग रहा है माइनस लग रहा है, तो उसने हक से पहले बोला कि भाई माइनस वाली वैल्यू मुझे दे, तो इसने क्या किया माइनस वाली वैल्यू पहले इसने ले ली, तो जो बचा हुआ है वो कौन ले लेगा, दूसरा पार्टिकल ले लेगा। क्लियर। इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे ही ट्रिपलेट के लिए क्या होता है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है। ट्रिपलेट के लिए जो आई था वो तो सारों के लिए 1 था, वो मैंने 1 लिख दिया। यदि पाई प्लस है तो चार्ज क्या आपका प्लस, तो प्लस के लिए आपके पास हक से वो ले लेगा +1 आएगा, 0 के लिए वो हक से लेगा 0 आएगा, और जो पाई माइनस है तो माइनस वाला हक से ले लेगा कि माइनस आएगा। क्लियर। प्लस है तो प्लस वाला हक से लेगा, 0 है तो 0 वाला हक से लेगा, और माइनस है तो माइनस वाला हक से लेगा।
कंफ्यूजन आपको यहाँ नहीं होगा, ट्रिपलेट में नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा केवल आपको डबलेट में कि इसमें 1/2 और -1/2 कैसे लिए। तो ध्यान रखना है, दो वैल्यू होती है I3 की, -1/2 और 1/2। जो कोई हक से वैल्यू ले जाता है तो बची हुई वैल्यू को दूसरा पार्टिकल को जबरदस्ती देनी ही है अपन को। क्लियर? इस तरीके से आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है और ये एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये कुछ कुछ पार्टिकल के लिए तो डिफाइन होगा बट हर पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होगा। अब जैसे मैंने जो एवरेज वैल्यू निकाली है तो इसमें हाँ आपका कंसेप्ट आएगा कि क्या एवरेज वैल्यू 3 पार्टिकल की निकाले तो क्या मैं इसमें 1/3 कर लूं? नहीं, 1/3 नहीं करना है। इसमें केवल अपन क्या कर रहे हैं, इसका चार्ज निकाले, चार्ज का एवरेज निकाले, तो वो कंसेप्ट लगाना है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको यूज करने के लिए नहीं बताया, ये केवल आपको होता है ऐसा, ये सब पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होगा बट कुछ पार्टिकल के लिए डिफाइन होगा, जो आपको ध्यान में रखना है। बट इससे निकालने का प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। जो निकालने का प्रोसेस है वो आपको यही वाला ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, कि जो वैल्यू हक से ले जाएगा उसे हक दे दो, जो बची हुई है वो उसको दूसरा का हक दे दो। क्लियर? बताओ एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या ये वाला सभी को समझ में आ गया क्या? -1/2 से 1/2 में 3 वैल्यू होगी। ये साइन का मीनिंग कुछ नहीं है वैसे तो। अपन ये जो साइन है वो ब्राकेट में अपन ने देखा था, क्वांटम मैकेनिक्स में एक नोटेशन आता है ब्राकेट। तो अपनी जो ऑलमोस्ट जो मैकेनिक्स चलती है, इस साइन को अपन ब्रा बोलते हैं और एक को कैट बोलते हैं। तो ये वाला एक मैंने साइन बताया था क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये वाला जो साइन आता है वो ब्रा कैट के साइन है, तो ये वाला ब्रा कहलाता है और ये वाला कैट कहलाता है। कुछ इस टाइप का साइन था जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया भी है और वहां पे आपको ये नोटेशन बताई भी है। तो ये नोटेशन कोई ऐसे ही स्पेशल फंक्शन नहीं है जो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने केवल आई और I3 आप ब्रैकेट बना के, सिंपल ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने ब्रैकेट में लिख दिए क्योंकि ये क्या एक तरह से स्टेट को व्यक्त करता है। ये इसका आई भी स्टेट है, ये इसका I3 भी स्टेट है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंपल ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया आपके पास कि -1/2 से 1/2 के बीच 3 वैल्यू होगी, 0 भी होगा। नहीं, यदि आपके पास -I3 की वैल्यू कैसे आ रही है, भिन्न में आ रही है, यानी क्या आ रही है, भिन्न में आ रही है, तो ये वाली भी वैल्यू भिन्न में आनी चाहिए। तो 0/0 कभी भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे I3 की वैल्यू है वो माइनस भिन्न से भिन्न ही आएगा, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे यदि इंटीजर आ रहा है तो तीनों इंटीजर ही आएंगे, और यहाँ पे यदि भिन्न आ रहा है तो भिन्न ही आएंगे। और नॉर्मल सा ध्यान रखना है, सिंगलेट पार्टिकल के लिए I3 की वैल्यू 1 होगी, डबलेट के लिए 2 होगी और ट्रिपलेट के लिए 3 होगी। और रेजोनेंस के लिए अभी आप निकालोगे, ये आपका होमवर्क है और अभी मुझे निकाल के बताओगे। तो एक बार पहले अपन इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर आप ये लिखना। तो थ्योरी लिखिए पहले, थ्योरी लिखिए इसमें, I एवं I3 प्रबल एवं विद्युत चुंबकीय क्रियाओं में संरक्षित रहता है। समबारिक प्रचक्रण में लिखो, I एवं I3 प्रबल एवं विद्युत चुंबकीय क्रियाओं में, I एवं I3 प्रबल एवं विद्युत चुंबकीय क्रियाओं में संरक्षित रहता है। I एवं I3 प्रबल एवं विद्युत चुंबकीय क्रियाओं में संरक्षित रहता है या कंजर्व रहता है। कण भौतिकी में समबारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या का, कण भौतिकी में समबारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या का कण भौतिकी में समबारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या का कण भौतिकी में समबारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या का z दिशा में घटक समबारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक कहलाता है। z दिशा में घटक समबारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक कहलाता है। इसे I3 से व्यक्त करते हैं। इसे I3 से व्यक्त करते हैं।
इसे I3 से व्यक्त करते हैं। नई लाइन से लिखना है, इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए मूल कणों की अभिक्रिया के लिए एक संरक्षित राशि है, अर्थात मूल कणों की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात I3 का कुल मान मूल कणों की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात I3 का कुल मान समान प्राप्त होता है। I3 का कुल मान समान प्राप्त होता है। अतः I3 का संभाव्य मान या I3 का संभवतः मान, ये वाली इक्वेशन लिखनी है, -I से लेकर I3 का संभावित मान, ये वाली -I से लेकर +I लिखना है। रेखा ने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर Q क्या है, तो Q एक चार्ज को व्यक्त करता है। Q किसी भी पार्टिकल का आवेश को व्यक्त करता है। ये वाला जिस पार्टिकल का आवेश निकालना है उसको व्यक्त करेगा, और ये बहुत सारे कण यानी जो भी पार्टिकल होते हैं मल्टीप्लिसिटी के रूप में, उसका एवरेज को व्यक्त करता है। वो अभी मैं लिखवाऊंगा आपको। तो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, पहले ये कीजिए, फिर सारे पार्टिकल के I और I3 की वैल्यू नोट कीजिए। बाकी ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि कंफ्यूजन में कहीं गलत कर बैठोगे। इससे बेटर है अपने पास हक वाली वैल्यू याद रखो, कि जिसका हक है उसको वो वैल्यू दे दो और बची हुई दूसरे को दे दो। तो ये हक वाला आप कंसेप्ट याद रखो, बाकी ये जो I3 वाला कंसेप्ट है उससे आप भूल जाओ। बस ये केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे पार्टिकल को डिफाइन नहीं करता है। सारे लिख लीजिए पार्टिकल, फिर अपन कुछ रिएक्शन देखते हैं इसके भी।
एक बार रेजोनेंस पार्टिकल का इसके बाद आपका ट्राई करो, नहीं तो मैं बताता हूँ उसका भी कैसे निकाल लेंगे। रेजोनेंस पार्टिकल के लिए आप ट्राई करो, क्योंकि ये वाली ऐसी वैल्यू है जो आपको हर रिएक्शन में याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू आपको निकालनी है, वहां पे ये वाला लो लगाना है आपको। देखो एक तो चार्ज का लगाना है, लेप्टॉन का लगाना है, बेरियम का लगाना है, एक अपन ने आई का लगाना है, एक I3 का लगाना है, और एक आएगा विचित्रता स्टैंगनेस का लगाना है। टोटल 5 से 6 नियम लगाने हैं हर रिएक्शन में। तो वहां से आपको पता लगेगा कि रिएक्शन कौन सी टाइप की है और कैसे सॉल्व होती है। लिख दिया होगा, लिख दिया तो पहले एक रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन देख लो जो जो है अपने पास। देखो एक रेजोनेंस वाला बाकी रखेंगे, क्योंकि अभी रेजोनेंस का अपन पहले निकालेंगे। तो देखो इसमें अपन पहले इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट तो देखो अपने पास क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के लिए देखो अब ये वैल्यू आपको बार बार निकालने नहीं बैठना है, दिमाग में याद हो जानी चाहिए और माइंड में सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे बार बार निकालने जाओगे टाइम खराब होगा। देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कौन सा है, डबलेट पार्टिकल है, डबलेट पार्टिकल का आई कितना होता है 1/2, और I3 कितना होगा -1/2 से 1/2, और P पर प्लस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे I3 की वैल्यू क्या आएगी +1/2। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2, क्लियर। फिर क्या है लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट है इसका वो सिंगलेट पार्टिकल है, इसका I और I3 दोनों जीरो होते हैं, अपन केवल यहाँ पे I3 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो। के प्लस कौन सा पार्टिकल है, के प्लस है आपके पास कौन सा कायॉन्स, डबलेट पार्टिकल होता है, डबलेट पार्टिकल का I 1/2 होता है, I 1/2 है इसलिए I3 की वैल्यू -1/2 और 1/2 आएगी, बट यहाँ पे क्या है के नॉट है, तो जब के प्लस होता है वो माइनस के प्लस वाली वैल्यू ले जाता है, तो ये क्या बचेगा आपके पास माइनस का 1/2। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से आपको भी माइंड में लाना है सब कुछ। प्रोटॉन, प्रोटॉन का आप जानते हो कितना यहाँ पे लिखा है अपन ने 1/2, तो ये +1/2। पाई प्लस कितना होता है आपके पास, पाई प्लस हो जाएगा आपके पास, देखो पाई प्लस ट्रिपलेट पार्टिकल है, ट्रिपलेट पार्टिकल का I 1 होता है, I की वजह से यहाँ पे पाई प्लस है, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास +1। देखो ये वाले प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाली रिएक्शन तो पॉसिबल है। और इसमें क्या कंजर्व हो रहा है आपके पास, रिएक्शन तो पूरी दिख रही है आप सभी को, तो इसमें क्या कंजर्वेशन हो रहा है, इसमें हो रहा है आपका क्या सिग्मा I3 क्या हो रहा है आपका जीरो हो जाए, क्लियर। तो ये वाली कंजर्व हो रही है। इस रिएक्शन को तो छोड़ दो, आपको क्लियर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन अभी रेजोनेंस का निकालने के बाद करेंगे, पहले थर्ड वाली रिएक्शन देखो। थर्ड में क्या है आपके पास पाई माइनस ट्रिपलेट पार्टिकल है, ट्रिपलेट पार्टिकल का पाई माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1, क्या आ जाएगा -1। प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा 1/2, सिग्मा प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, के माइनस है, अपने पास के माइनस है, के माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ पे एंटी पार्टिकल होगा, क्या देखो के माइनस क्या होगा यहाँ पे एंटी पार्टिकल, क्योंकि अपने पास देखा है कि जो के प्लस है और के नॉट है, क्या है आपके पास के प्लस है और के नॉट है, तो के प्लस और के नॉट है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि के प्लस का एंटी पार्टिकल है क्या माइनस, क्या है के माइनस है वो के प्लस का एंटी पार्टिकल है, और एंटी पार्टिकल में I3 की वैल्यू ऑपोजिट होती है, इसकी वजह से जब इसकी वैल्यू 1/2 थी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, क्या हो जाएगी -1/2, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 और -1/2, 1/2 बचेगा, -1 और 1/2 क्या बचेगा, एक तरह से 1/2 बचेगा। बताओ ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, इसका तो क्या बचेगा 1/2 और इसका क्या बचेगा आपका -1/2, ये जब आप इधर लाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक तरह से माइनस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है कंजर्वेटिव नहीं है। किसको रिपीट करोगे, बताओ किसको रिपीट करना है। देखो रिपीट क्या करना है, देखो फर्स्ट वाला ये वाली जो रिएक्शन थी आपको दिमाग में रहना चाहिए,
अब जैसे यहाँ पे प्रोटॉन आ गया, तो प्रोटॉन के लिए कैसा है, डबलेट पार्टिकल है, डबलेट पार्टिकल का आई क्या होता है 1/2, तो आई 1/2 होता है, तो आई थ्री क्या होगा -1/2 और 1/2, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस है तो प्लस वाला हक ये ले जाएगा, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट क्या होता है, सिंगलेट पार्टिकल होता है, उसका आई भी 0 होता है, आई थ्री भी 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0। के नॉट है, के नॉट क्या है आपके पास, डायरेक्ट पार्टिकल है ना कि एंटी पार्टिकल, क्योंकि के नॉट पार्टिकल ही होता है, और के नॉट की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है क्या -1/2, तो ये -1/2 रखी, प्रोटॉन की 1/2 और पाई प्लस है तो पाई प्लस का क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा आई थ्री कंजर्व हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन है, इसमें देखो ये क्या आ रहा है -1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया -1 प्लस 1/2 -1/2 आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 और ये 1/2 इधर आएगा, तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा -1/2 -1/2, यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा देखो -1/2 और -1/2 क्या बचेगा -1, तो ये वाली रिएक्शन कंजर्वेटिव नहीं है। फोर्थ वाली रिएक्शन देखो, लैम्डा नॉट क्या होता है 0, तो लैम्डा नॉट के लिए आई थ्री की वैल्यू 0, प्रोटॉन के लिए कितनी 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2, अलग मार्कर से लिखो इसको, इसके लिए कितनी हो जाएगी 0, इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास P है, तो P क्या है आपके पास 1/2 होता है, तो P 1/2, पाई माइनस क्या होगा माइनस का 1, क्या होगा पाई माइनस, तो ये प्लस हटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो देखो ये भी कंजर्वेटिव है क्या, ये भी कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि सिग्मा आई थ्री 0 यहाँ पे नहीं हो रहा। फोर्थ वाली देखो सिग्मा माइनस के लिए -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस न्यूट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, न्यूट्रॉन के लिए आता है आपके पास माइनस का 1/2, क्या आता है माइनस का 1/2, यानी -1 और -1/2 -3/2, और इधर है -1, ये भी कभी 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा आई थ्री इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बताओ इसमें क्या डाउट है आपके दिमाग में, बस ये ध्यान रखना है कोई भी पार्टिकल देखते ही पहले उसकी आई की वैल्यू याद आ जानी चाहिए, आई की वैल्यू याद आएगी तो आई थ्री की ऑटोमेटिक याद आएगी, और आई थ्री याद नहीं आएगी तो भी आप दिमाग से लगा लो कि आई थ्री की ये वैल्यू ये थी, और एक दो बार अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सभी ने लिख दिया हो तो मैं रेजोनेंस पार्टिकल बताऊं एक बार आपको, निकाला क्या किसी ने रेजोनेंस पार्टिकल का आई थ्री, देखो यदि मैं रेजोनेंस पार्टिकल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं रेजोनेंस पार्टिकल की, यानी डी, रेजोनेंस पार्टिकल कौन कौन से थे, डेल प्लस प्लस डेल प्लस डेल नॉट और डेल माइनस, क्लियर, ये वाले पार्टिकल थे। इसका जो आई आया था वो क्या आया था 3/2 आया था, क्या आया था 3/2, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी -3/2 से आई थ्री, और ये क्या हो जाएगी एक तरह से आई थ्री 3/2, क्लियर। अब इसके बीच में बताओ कितनी वैल्यू आएगी मुझे जल्दी से बताओ, इसके बीच में एक तो -3/2 आएगा, एक -1/2 आएगा, एक 1/2 आएगा और एक 3/2 आएगा, ये टोटल इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 4, कंप्लीट कितनी वैल्यू आ जाएगी 4। अब कौन से पार्टिकल की कौन सी वैल्यू होगी, तो देखो यदि मैं डेल प्लस प्लस की बात करता हूँ, डेल प्लस की करता हूँ, डेल नॉट की करता हूँ, डेल माइनस की करता हूँ, तो इस सब की वैल्यू डिसाइड करो आप कैसे करोगे। सबको पता है कि जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू तो आप जानते हो कि इसकी आई की वैल्यू कितनी होती है 3/2 सभी की, तो आई की वैल्यू मैंने सभी की लिख दी 3/2, कितनी लिख दी सारों की वैल्यू मैंने लिख दी 3/2, ये 3/2 लिख दिया, ये 3/2 लिख दिया, और ये भी कितना लिख दिया मैंने 3/2, क्लियर। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे प्लस प्लस करना है, तो अब यहाँ पे कैसे करें बताओ, नहीं क्या लिखा है 3/2 तो हो गया, अब इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, बताओ बताओ जल्दी से, कैसे किसको अब कौन सा दोगे बताओ जल्दी से यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है प्लस प्लस, यानी 2 प्लस आ रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा मांग रहा है प्लस का मांग रहा है, तो प्लस के लिए आपके पास दो ही वैल्यू है, या तो ये वाली है या ये वाली, अब कौन सी वैल्यू दे प्लस, अपने पास दो वैल्यू है, दो वैल्यू है तो कौन सी वैल्यू दे, ये दे या ये दे, तो जो बड़ी वैल्यू है वही दो आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है, और यहाँ पे तो क्या दूंगा मैं इसको 3/2, क्लियर। ऐसे ही डेल प्लस है तो डेल प्लस क्या है ओनली प्लस है, तो प्लस के लिए अब अपने पास ये वाली वैल्यू तो यहाँ से गई, तो अपने पास यही बची, तो इसको तो यही देनी पड़ेगी, तो 1/2। ऐसे ही आपके पास डेल नॉट है, डेल नॉट के लिए बताओ क्या करें, दो वैल्यू तो गई, अब आपके पास ये दो वैल्यू बची है, तो इनको वैल्यू कैसे डिसाइड करें,
इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करें? अब देखो जो डेल माइनस है, डेल माइनस है तो डेल माइनस में अपन को माइनस वाली वैल्यू देनी, ये तो फिक्स हो गया। अब कौन सा माइनस दे, ये माइनस दे या ये माइनस दे, बताओ। तो डेल माइनस की बात करते हैं तो डेल माइनस अपने पास एक तरह से क्या है, माइनस वाला है, तो माइनस में अपने पास क्या है, -3/2। अब इसको -3/2 क्यों ही दिया? क्योंकि यहाँ से अपन को पता था कि माइनस है तो आएगी तो माइनस की वैल्यू, ये क्यों नहीं दिया -1/2? तो ये यदि आपको एक कंफ्यूजन करता है तो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, I3 = Q माइनस का एवरेज Q से, क्लियर। और यदि यहाँ पे सिंपल सा याद रह जाएगा वैसे, और डेल नॉट है तो डेल नॉट के लिए मामूली ये वाली वैल्यू बचेगी, तो ये क्या बचेगा आपका -1/2। अब देखो इसके बेस पे एक रिएक्शन है डेल प्लस, तो डेल प्लस आपका कितना है 1/2, तो डेल के लिए कितना है आपके पास, डेल प्लस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 1/2। प्रोटॉन के लिए कितनी है 1/2, और पाई नॉट के लिए कितनी है बताओ जल्दी से, पाई नॉट के लिए वैल्यू है 0, तो ये क्या है कंजर्वेटिव है, यानी ये वैल्यू कंजर्वेटिव है, सिग्मा I3 = 0। ठीक, इस साइड भी 1/2 है, इस साइड भी 1/2 है, इसका मतलब ये क्या है कंजर्वेटिव है। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, यदि डाउट रहेगा तो इसमें क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तो डाउट मत रखना, कोई भी डाउट है आप पूछिए। तो ये रेजोनेंस पार्टिकल का हो जाएगा अपने पास I3 की वैल्यू, ये सारे रिएक्शन भी नोट कर लीजिए, फिर इस फॉर्मूले के बारे में मैं लिख पाता हूं, रिएक्शन नोट कर लीजिए। चले आगे, लिख दिया हो तो। लिख दिया होगा, बढ़े आगे। उस फॉर्मूले के बारे में पहले लिख लो एक नोट करके, जो फॉर्मूला था उसके बारे में एक नोट करके लिखो। I3 का तृतीय घटक आवेश पर निर्भर करता है, I3 का तृतीय घटक आवेश पर निर्भर करता है, I3 का तृतीय घटक आवेश पर निर्भर करता है, I3 का तृतीय घटक आवेश पर निर्भर करता है। ये वाला फॉर्मूला लिखो, I3 = Q माइनस का एवरेज Q। ये फॉर्मूला लिखो, I3 = Q माइनस एवरेज Q। और फिर लिखो Q कण का आवेश होता है, जहां पर Q कण का आवेश है, जहां पर Q कण का आवेश है, जहां पर Q कण का आवेश है, और एवरेज Q बहु कणों का आवेश है, बहु कणों का औसत है, बहु कणों का औसत आवेश, बहुत मतलब मल्टीप्लिसिटी। एवरेज Q बहु कणों का औसत आवेश है।
ये लिखो। और नेक्स्ट नियम लगाओ, लगभग 9 नंबर का है, वो है पैरिटी संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। अब देखो यहाँ पे पैरिटी संरक्षण क्या होता है। पैरिटी का मतलब मैंने क्वांटम में वैसे तो आपको बता चुका हूँ कि पैरिटी भी दो टाइप की होती है, ऑड और इवन। पैरिटी को अपन पी से लिखते हैं, तो पैरिटी अपना एक ऑपरेटर था जो क्या होता था, किसी भी तरंग फलन को माइनस में कर लेता था। मैंने बताया था आपको पैरिटी से रिलेटेड कि पैरिटी क्वांटम मैकेनिक्स में यदि आपने पढ़ा है कि पी को पैरिटी से लिखते हैं और उसमें वैसे तो संवेग से भी लिखते हैं। अब पैरिटी क्या होती है आपके पास, यदि एक बार पैरिटी किसी तरंग फलन पर ऑपरेट होती है तो ये क्या करता है, जो तरंग फलन है उसको माइनस कर देता है। सेम इसी टाइप की पैरिटी इसमें भी है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या होता है, दर्पण का गुणधर्म है। क्या है आपके पास, एक दर्पण का गुणधर्म है। दर्पण का गुणधर्म मतलब जो होता है उसका ऑपोजिट बताता है। दर्पण का गुणधर्म है, क्या है आपके पास, दर्पण का गुणधर्म है। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये दर्पण का गुणधर्म कैसे है, तो जब अपन इसकी बात करेंगे कि दर्पण का गुणधर्म कैसे है। अब यदि मैं बात करता हूँ कि यदि मेरे पास कोई तरंग फलन है, क्या, साई आर एस, कोई भी एक तरंग फलन ले लो जिसकी वैल्यू क्या है, साई आर एस है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, कोई भी तरंग फलन है वो साई आर एस है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो कोई भी एक वेव फंक्शन है वो एक्स वाई जेड ले लो, आर एस ले लो, कोई भी जो मन हो वो ले लो। तो साइक ले लिया मैंने, आर एस है। अब मैं कहता हूँ कि इसका यदि मैं ऑपोजिट करता हूँ, यानी जब ये दर्पण का गुणधर्म है, यानी मैं क्या करता हूँ, आर को माइनस आर से रिप्लेस करता हूँ, आर को माइनस आर से रिप्लेस करता हूँ, यानी साई माइनस आर और एस करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जो साई आना चाहिए यदि वो यही आ जाता है। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि यदि ये चेंज होके क्या दे देता, बार माइनस दे देता है। क्या दे देता अपन को, बार माइनस दे देता है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो सकता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे यदि माइनस बार नहीं आया, अपन ने कोई भी वेव फंक्शन था उसको माइनस से रिप्लेस किया, जैसे एस का, एक्स का कोई वेव फंक्शन था, या फिर आपको यदि कंफ्यूजन लग रहा है ये आर एस में, तो यदि आपको आर एस वाला कंफ्यूजन लग रहा है तो रहने तो इसको साई एक्स कर लो। क्लियर, हो सकता है मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तरंग फलन क्या है आपके पास, साई एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ। क्या करता हूँ, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ। तो देखो साई एक्स है, उसको यदि मैं क्या करूँ, माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, यानी ये माइनस है, और अपने पास रिजल्ट क्या आ जाता है, साई एक्स ही आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये कैसी पैरिटी है, इवन पैरिटी है। कैसी पैरिटी है अपने पास, इवन पैरिटी है, जिसे बोलते हैं सम समता। ऐसे ही कुछ बोलते हैं समता या विषम समता या सम समता, यानी सम समता। इसको पैरिटी को हिंदी में समता बोलते हैं। बट आपका ध्यान रखो, इंग्लिश वर्ड ध्यान रखो, यदि आपके पास साई माइनस एक्स है और यदि माइनस बाहर आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से और पैरिटी हो जाती है। क्या हो जाती है आपके पास, और पैरिटी हो जाती है, यानी विषम समता। क्या हो जाती है, विषम समता। देखो ये इक्वेशन में चेक करना होता नहीं है, बट आपको रूल है तो रूल पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे इसको अपन चेक नहीं करेंगे, चेक केवल जो अपन ने वैल्यू पढ़ी उनको ही करेंगे। एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बेरियम पार्टिकल है, जो बेरियन पार्टिकल है वो सारे के सारे क्या है, इवन पैरिटी वाले हैं। क्या है आपके पास, इवन पैरिटी वाले हैं। और जो मेजोन है, और सारे क्या है, जो मेजोन है वो सारे क्या आपके पास, ऑड पैरिटी वाले। तो ये कंसेप्ट आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो पैरिटी होता है वो क्या होता है, एक तरह से दर्पण का गुणधर्म होता है। दर्पण के गुणधर्म के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो तरंग फलन होता है वो क्या है आपका, साई एक्स है। यदि मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साई माइनस एक्स है, वो क्या बन जाएगा आपका साई एक्स। यदि माइनस रखने पर भी इसमें कोई भी चेंज नहीं होता तो ये कहलाएगा आपकी इवन पैरिटी। यदि चेंज हो जाता है वो कहलाएगा आपका ऑड पैरिटी। और यदि बेरियन है तो वो इवन पैरिटी बताएगा, मेजन है तो वो ऑड पैरिटी बताएगा। और ये सब भाग क्यों गए लाइव क्लास से, कोई बात नहीं, इस ये टॉपिक लास्ट है, इसके बाद अपन वैसे ऐड कर लेंगे। तो इसको लिखिए पैरिटी संरक्षण का नियम, लिखिए इसमें पैरिटी संरक्षण का नियम। और इसमें लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए
इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए पेरिटी एक नियत राशि होती है। पेरिटी एक नियत राशि होती है। इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रिया के लिए पेरिटी एक नियत राशि होती है या संरक्षित राशि होती है या संरक्षित राशि होती है। मूल कणों की अभिक्रिया में मूल कणों की अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात मूल कणों की अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात कुल पेरिटी समान होती है। कुल पेरिटी समान होती है। कुल पेरिटी समान होती है। पेरिटी एक दर्पण का गुणधर्म है। पेरिटी एक दर्पण का गुणधर्म है। पेरिटी एक दर्पण का गुणधर्म है। बेरियम की समता, बेरियम की पेरिटी सम या बेरियम की पेरिटी इवन तथा मेसोन कणों की पेरिटी ऑड मानी जाती है। बेरियम की पेरिटी इवन तथा मेसोन की पेरिटी ऑड मानी जाती है। बेरियम की पेरिटी इवन तथा मेसोन की पेरिटी ऑड मानी जाती है। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं कहता हूं कि न्यूक्लियर में अपन कौन सा वेव फंक्शन काम में लेते हैं, तो न्यूक्लियर में हमेशा आप ये वाला वेव फंक्शन काम में लेते हो, साई, आर और एस। क्या वेव फंक्शन काम में लेते हो? साई, आर और एस, ये वाला वेव फंक्शन काम में लेते हो। जहां पर आर तो क्या होता है, कोई भी पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर होता है, कण का स्थिति सदिश होता है। तो ये तो क्या होता है, कण का स्थिति सदिश। और जो एस है वो क्या होता है, इसका चक्रण। जो एस है वो क्या होता है, चक्रण। तो सेम इसमें भी मैं ये वाला रूल लगा सकता हूं, तो ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। यदि मैं साई में यदि पेरिटी को -r से रिप्लेस करूं और आपके पास साई आर एस आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या आपकी एक तरह से इवन पेरिटी है। साई -r s से रिप्लेस करूं और यहाँ पे क्या आ जाए, आपके पास साई माइनस का आर एस आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ऑड पेरिटी है। क्लियर? और बाकी तो मैंने लिखा ही दिया बेरियम और मेसन का, तो ये नोट कर लीजिए पूरा। तो आज तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि सब चले भी गए, शायद हो सकता है टाइम ज्यादा हो गया हो। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया इसलिए चले गए, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि 1.5 घंटा हो गया। कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, 1.5 घंटा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। फिर अपन कल संडे है और कल संडे की क्लास है, तो वो क्लास आपकी सुबह 11 बजे होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी कि जो भी अपन ने ये सारे रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स को सबको एक साथ यूज करके पहले एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के द्वारा उन सारे क्वांटम नंबर को याद करेंगे। याद करने के बाद उसके बेस पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे और जो इसके बेस पे कुछ डायग्राम बनती है वो डायग्राम बनाएंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास मिस ना करें। कल सुबह 11 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास इसी पर होगी। लाइव क्लास 11 बजे आप सभी को ज्वाइन करनी है। और कल की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो जितने भी नियम पड़े हैं उसमें अब केवल एक नियम बाकी रह रहा है, वो भी करा देता, बट अभी कोई स्टूडेंट कम हो गए तो कोई बात नहीं, कल कराएंगे। विचित्रता का नियम है जो अपन कल पढ़ेंगे और उसके बेस पे एक टेबल भी बनाएंगे, सारे क्वांटम नंबर को याद भी रखेंगे, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अपन देखेंगे। तो सभी को कल लाइव क्लास में ज्वाइन होना है। कल सुबह 11 बजे लाइव क्लास होगी। क्लियर? ये नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल सुबह 11 बजे।